वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने कल तक इलास्ट्रेशन 14 की थी। टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट इलास्ट्रेशन 15। बच्चे आपको पता है ये क्वेश्चन मुझको दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बैलेंस शीट की असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है। पहले तो आप इसको एक बार पूरा इलास्ट्रेशन 15 निकाल के बैठो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो और नीचे करना क्या है। नीचे उसने कहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। इस बार अकाउंट नहीं बनाने, इस बार हमने करनी है जर्नल एंट्रीज। तो आप जर्नल एंट्री कहो कि हम क्या मैम एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या अकाउंट नहीं बनाने। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम सारी एंट्री लाइन से कर पाएंगे, लेकिन लास्ट में जब हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट पे प्रॉफिट और लॉस निकलता है और उसकी हम एंट्री करते हैं क्योंकि वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है। तो वो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए मुझे रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा एंट्री के केस में भी। ठीक है, तो एंट्री के केस में भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा क्योंकि रियलाइजेशन का प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो उसकी प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालोगे और उसकी एंट्री कैसे पास करोगे, क्योंकि एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। ठीक है, पार्टनर लोन अकाउंट छोड़ सकते हो क्योंकि उसकी एक ही एंट्री होती है पार्टनर्स लोन टू बैंक, वो हम लोन देख के डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे। लेकिन थर्ड नंबर पे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से कैपिटल के बैलेंस निकलते हैं, मतलब हमें पार्टनर को कितनी पेमेंट करनी है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से निकलती है। ठीक है, तो लास्ट की जो एंट्री होती है हम पार्टनर को पे करने की, वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से बैलेंस निकल के आता है। ठीक है, तो पार्टनर को कितनी पेमेंट करनी है वो कैपिटल अकाउंट से निकल के आता है। तो इसके लिए लास्ट एंट्री करने के लिए कि पार्टनर को कितनी पेमेंट करनी है उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मतलब एंट्री के केस में भी दो आपको नेसेसरी अकाउंट बनाने ही पड़ेंगे, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल। कैश और बैंक छोड़ दोगे क्योंकि वो कोई ऐसा एंट्री पे अफेक्ट नहीं डालता, हम एंट्री पास करेंगे, मतलब वो अकाउंट छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो मेरे दोनों साइड का टोटल मैच करता है, उसका बैलेंस से मुझे कोई एंट्री नहीं करनी होती। ठीक है, तो अब देखना इस सम को कैसे करोगे। साइड में मैं एंट्री पास करती रहूंगी और लास्ट की दो एंट्री करने के लिए मुझे रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट है और सेकंड नंबर पे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वर्किंग नोट में रहेंगे आपके। पार्टनर हमारे पास है बच्चे दो, ए और बी, ए और बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी, ठीक है, एंट्री करनी है इसलिए आप लोन और कैश और बैंक अकाउंट छोड़ सकते हो। अब स्टार्ट करो बैलेंस शीट की असेट साइड से। चेक करो इलास्ट्रेशन 15 में बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, 4 असेट्स हैं, सारों को ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में। तो बताओ नीचे जर्नल का फॉर्मेट बनाना, यहाँ जर्नल की एंट्री स्टार्ट करना। बताओ फर्स्ट एंट्री बताओ क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू डेटर, टू स्टॉक। ठीक है, ये सारी असेट्स, बिल्डिंग 240, फर्नीचर 175 and 80 debtors and stock 75। ये मैंने सारी असेट्स को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में 570। आप इसकी नरेशन लिख देना, असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो बताओ ये एंट्री रियलाइजेशन के कहाँ जाती है, डेबिट में। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बिल्डिंग,
ठीक है। रियलाइजेशन के डेबिट में 2 बिल्डिंग, 2 फर्नीचर, 2 डेटर, 2 स्टॉक, ठीक है। तो 240, 175, 80, 75 ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये हो गई। अब आगे चलो, कैश का बैलेंस। कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में लिखते हैं और बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं होती, तो ना एंट्री हुई। कैश अकाउंट हमने बनाया नहीं है क्योंकि नीड नहीं है, एंट्री पूछी है उसने। आगे चलो, उसके बाद कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के क्या लिखोगे? बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख एंड 2 लाख, 3 लाख 2 लाख। बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं होती, छोड़ दिया। सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर होती है मेरी आउटसाइड लायबिलिटी, कहाँ ट्रांसफर होती है? रियलाइजेशन में। तो नेक्स्ट एंट्री करो, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज पे डेबिट, तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो मैंने आपको कोई भी चीज ऐसे रटवाई नहीं है, हर चीज की एंट्री बताई है, उसके अकॉर्डिंग लाइन से चलते रहो। क्रेडिटर बताओ बैलेंस शीट में कितने हैं? 97, तो 97 हमने ट्रांसफर कर दिया। क्रेडिटर लिखना, बैलेंस ऑफ क्रेडिटर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में ये एंट्री जाएगी बाय क्रेडिटर्स 97, ठीक है। आगे चलो, उसके बाद है बच्चे एज लोन। एज लोन होता है पार्टनर लोन। उसने एंट्री पूछी है, तो अभी जब पेमेंट करेंगे हम इसकी कर देंगे, लेकिन इसका आप करते क्या हो? पार्टनर लोन का बैलेंस लिखते हो पार्टनर्स लोन अकाउंट में। लोन अकाउंट मैंने बनाया नहीं है क्योंकि बस हम उसकी पेमेंट की, और बैलेंस लिखने की क्या नहीं होती? एंट्री। तो एंट्री तो कोई पास नहीं होगी। लोन अकाउंट मैंने बनाया नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ पेमेंट की एक ही तो एंट्री होती है, मुझे इसका कोई बैलेंस तो ज़्यादा नहीं चाहिए होता, इसकी तो पेमेंट दिखानी होती है। बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं होती, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। अकाउंट मैंने बनाया नहीं है क्योंकि इसका बैलेंस हम इसके अकाउंट में लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं होती क्योंकि वो नेसेसरी अकाउंट नहीं है। ये नेसेसरी अकाउंट बनाने के पीछे लॉजिक है कि इसको क्लोज करने पे जो प्रॉफिट और लॉस आता है उसकी हम एंट्री पास करते हैं। प्लस पार्टनर कैपिटल अकाउंट से पार्टनर कैपिटल का बैलेंस निकलता है जो हमें उनको पे करना होता है, जो निकलेगा कैपिटल अकाउंट से। तो लास्ट एंट्री करने के लिए मुझे ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए 2 नेसेसरी अकाउंट है जो हमें बनाने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट देखना, द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2018 and the assets and liabilities was settled as following। कैसे सेटल की गई? ध्यान से देखना। बिल्डिंग was taken over by a creditor, बिल्डिंग was taken over by creditor as their full and final payment। आपको पता है, आप बताओ लाइबिलिटीज पेमेंट के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब लाइबिलिटीज के लिए लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखते। असेट को सेल करने के लिए क्या एंट्री करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट का नाम नहीं लिखते, असेट जाने के लिए रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हो। अब बताओ, अगर लाइबिलिटीज की पेमेंट के लिए आपने असेट दी है तो असेट जाने के लिए वर्ड क्या यूज होगा? रियलाइजेशन। तो लाइबिलिटीज की पेमेंट के लिए अगर असेट जारी होती है तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या कर जाती है? क्लैश, क्योंकि लाइबिलिटीज के लिए हम रियलाइजेशन वर्ड करते हैं, असेट के लिए भी। तो एंट्री बनी रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, ठीक है। यहाँ से पूरी असेट चली गई, यहाँ से पूरी लाइबिलिटी। अब आप कहोगे प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन निकालेगा, आपका कोई मतलब नहीं है कि असेट कम की जा रही है या ज़्यादा की जा रही है, ठीक है। तो देखना, बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। बिल्डिंग टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। बिल्डिंग किसने ले ली? क्रेडिटर ने। इन फुल एंड फाइनल पेमेंट, क्रेडिटर ने मतलब आउटसाइड लायबिलिटी ने अपनी पेमेंट के लिए बिल्डिंग ले ली, ठीक है। तो लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए क्या जा रही है? असेट। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। और उसने कहा, मान लो क्रेडिटर, आपके पास क्रेडिटर है 97, क्रेडिटर ने अपनी पूरी पेमेंट के लिए बिल्डिंग ली है, तो यहां से बिल्डिंग चली गई। अब आप कहोगे मैम 97 की पेमेंट के लिए बिल्डिंग जा रही है, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा घाटा है, लॉस है। तो लॉस हमें नहीं निकालना, रियलाइजेशन निकालेगा। आपको ये अमाउंट लिखनी ही नहीं है।
इसका मतलब आज की डेट में जो असेट की वैल्यू है वो 97 ही है। ठीक है, 97 की पेमेंट के लिए मैं 240 वाली असेट दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ मेरी 240? इसका मतलब आज उसकी वैल्यू 97 है, तभी तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपको मैम 240 वाली असेट 97 लॉस रियलाइजेशन निकालेगा, आप नहीं निकालोगे। तो ये एंट्री तो आपकी क्लैश कर जाती है, मतलब बिल्डिंग चली गई, यहाँ से लायबिलिटी होगी, तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये एंट्री क्लैश कर गई आपकी। ठीक है, तो एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो लाइबिलिटीज की पेमेंट के लिए असेट जाती है, तो ये एंट्री क्लैश कर जाती है, तो ये एंट्री थर्ड एंट्री हुई नहीं। आगे चलो, ए एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड असेट। अनरिकॉर्डेड असेट होती है जो बैलेंस शीट में नहीं है। कोई असेट अंदर हो या ना हो, उस असेट के जाने के लिए वर्ड तो रियलाइजेशन ही वर्ड यूज होगा, क्योंकि हम नया नाम तो कोई यूज करेंगे नहीं। ठीक है, तो ए एक्सेप्टेड द अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ 25। ए ने अनरिकॉर्डेड असेट एक्सेप्ट किया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लॉन, अपने लॉन की पेमेंट के लिए। तो लॉन की पेमेंट के लिए क्या दी जा रही है? असेट दी जा रही है। ए ने असेट लिया अपने लॉन की पेमेंट के लिए। आप बताओ, लॉन की अगर आप लॉन बताना है कितने का बैलेंस शीट में? 20। लॉन कितने का है? 20 का है। और लॉन की पेमेंट के लिए क्या दी जा रही है? असेट्स दी जा रही है। और अनरिकॉर्डेड असेट मतलब जो बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन असेट जाने के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? रियलाइजेशन। और अनरिकॉर्डेड असेट कह रहा है 25 की है। आप बताओ, 20 पेमेंट के लिए 25 वाली असेट जा रही है, इसका मतलब आज वो असेट कितने की है? 20 की है। तो आप कहोगे मैम लॉस हो रहा है, लॉस रियलाइजेशन निकालेगा, आपको मतलब है, इसका मतलब आज उसकी वैल्यू 20 है। ठीक है, तो ये एंट्री क्या बनी? ए लॉन की पेमेंट के लिए क्या दी जा रही है? असेट दी जा रही है। तो ये एंट्री ए इज लॉन रियलाइजेशन, ये क्लैश नहीं कर रही, तो ये एंट्री करनी पड़ेगी। थर्ड एंट्री आपको लॉन की पेमेंट के लिए असेट गई है, असेट जाने के लिए वर्ड रियलाइजेशन, तो ए इज लॉन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लेकिन असेट है 25 की। लेकिन अगर वो आप 20 पेमेंट के लिए अगर 25 वाली असेट दे रहे हो, इसका मतलब आज उसकी वैल्यू कितनी है? 20 है, तभी तो उसकी पेमेंट के लिए दे रहे हो। फालतू क्यों दोगे उसे? फालतू रुपए की ज्यादा की असेट क्यों दोगे? इसका मतलब आज उसकी वैल्यू 20 है। तो एंट्री बताओ मेरे पास क्या बनेगी? ए इज लॉन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो आप कहोगे 5 का लॉस में रियलाइजेशन निकालेगा, आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये एंट्री क्या हो रही है? ए इज लॉन टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय ए इज लॉन 20,000। ठीक है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में ए इज लॉन। आगे चलो, फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय बी। फर्नीचर किसने ले लिया? बी ने, लेकिन कह रहा है फॉर अ कैश पेमेंट। इस बार बी ने फर्नीचर कैश पेमेंट में लिया, इसका मतलब पार्टनर भी आज पैसे दे रहा है। वैसे पार्टनर कभी भी पैसे नहीं देता, हम उसके अकाउंट से काटते हैं, लेकिन इस टाइम क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कैश पेमेंट, मतलब पार्टनर ने भी पैसे दिए हैं असेट के। एट 5% लेस देन द बुक वैल्यू। फर्नीचर बी ने लिया है, ठीक है, कितने परसेंट लेस पे किया? फर्नीचर है 175 का, 5% लेस पे लिया है, 8750। कितने लेस पे लिया है? 8750। तो बताओ 175 की असेट है, 8750 पे लिया है, 1,66,250 पे लिया है। किसने? बी ने। इतने लेस पे लिया, ये इतने का है, इतने कम पे लिया है। तो आपको ये नहीं कि कम लॉस की एंट्री, आपको जितने में ले रहा है एंट्री उतने से करनी है। तो 1,66,250। वैसे तो हम उसके अकाउंट से काटते, लेकिन उसने कहा कैश पेमेंट, तो इस बार पैसे आएंगे, तो फोर्थ एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बच्चों नरेशन लिखते जाना, रियलाइज फ्रॉम असेट 1,66,250। नेक्स्ट एंट्री, ठीक है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगी बाय बैंक 1,66,250, ये आ गई। ठीक है, ये हो गया।
अब अगली लाइन पढ़ते हैं, देखना नेक्स्ट क्या होती है। मतलब लाइन से मैं एंट्री करती जा रही हूँ और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे पास करती जा रही हूँ। ठीक है, आगे चलो। डेटर वर कलेक्टेड, डेटर वर कलेक्टेड। कल मैंने आपको एक लाइन आई थी, डेप्ट कलेक्ट एजेंसी। डेप्ट कलेक्ट एजेंसी होती है जो हमारे डेटर से पैसे निकलवा के देती है। दो तरीके होते हैं हमारे पैसे निकलाने। मैंने अपने डेटर पूरे डेप्ट कलेक्ट एजेंसी को बेच दिए और मुझे पैसे रिसीव हो गए। अब वो डेटर से पूरे निकलवाए कम निकलवाए मुझे कोई मतलब नहीं है। एक है जितने मेरे डेटर है, जितना उसने रिसीव किया डेप्ट कलेक्ट एजेंसी ने, वो मुझे पूरे पैसे देगी। इस काम के लिए वो मुझसे कमीशन लेगी। डेप्ट कलेक्ट एजेंसी मेरे डेटर से पैसे निकलवा के दे रही है, तो जितने डेप्ट कलेक्ट एजेंसी पैसे निकलवा के दे रही है उसमें से अपना वो कमीशन काटेगी, बाकी पैसे मुझे रिसीव हो जाएंगे। जैसे मान लो मेरे डेटर 80 के हैं, 5000 उस एजेंसी ने मेरे कमीशन लिया, तो 80 डेटर से रिसीव किए डेप्ट कलेक्ट एजेंसी ने, 5 अपना कमीशन काटा, तो मेरे डेटर से उसने कितना निकलवा के दिया, 75। तो हम रिसीव की एंट्री 75 से करेंगे, 5 कमीशन काट के, क्योंकि मुझे वो डेप्ट कलेक्ट एजेंसी को देना नहीं पड़ता। जितना वो डेटर से रिसीव करती है अपना कॉस्ट काटती है, कमीशन काटती है, बाकी पैसे मुझे रिसीव हो जाते हैं, तो बाकी रिसीव की एंट्री करनी है। कल क्या था, मैंने अपने पूरे डेटर ही बेच दिए थे, डेटर से वो निकलवाती रहेगी, वो उसकी हेडेक है, मेरी हेडेक नहीं है। तो दो तरीके होते हैं डेप्ट कलेक्ट एजेंसी के साथ। सुनना, इसमें क्या है, डेटर वर कलेक्टेड बाय डेप्ट कलेक्ट एजेंसी। डेटर से पैसे रिसीव हुए हैं लेकिन किसके द्वारा, डेप्ट कलेक्ट एजेंसी के द्वारा। बताओ डेटर मेरे पास बैलेंस शीट में कितने हैं, 80। तो डेटर से डेप्ट कलेक्ट एजेंसी से रिसीव हुए 80, लेकिन एट ए कॉस्ट ऑफ 5। कितनी कॉस्ट पर, 5। इसका मतलब डेप्ट कलेक्ट एजेंसी ने अपना जो खर्चा लिया है वो 5000 लिया है, उसने कॉस्ट इतनी काटी है। तो मुझे बताओ डेटर से मुझे कितना रिसीव होगा, डेप्ट कलेक्ट एजेंसी के थ्रू 75 रिसीव होगा, 5 अपनी वो कॉस्ट काटेगी डेप्ट कलेक्ट एजेंसी। तो रिसीव की एंट्री 75 से करनी है। तो नेक्स्ट एंट्री, 5th एंट्री, 4 एंट्री, ये मैं रब कर रही हूँ, लाइन से नीचे एंट्री करते जाना। नेक्स्ट एंट्री आप करोगे 75 से बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, 75 से रिसीव की एंट्री करोगे। बच्चे एक तो बैलेंस शीट में अगर मैंने किसी एंट्री में पहले बैंक लिखा है तो बैंक मत लिखना, कैश ही लिखना। बैलेंस शीट में कैश है तो कैश लिखना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश होता है तो कैश, बैंक होता है तो बैंक, उसकी एंट्री करते हैं। 75 से एंट्री करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रिसीव फ्रॉम डेटर बाय डेप्ट कलेक्ट एजेंसी, नरेशन लिखते जाना। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश, ये रिसीव हुआ है डेटर से 75, यहां भी एक्सप्लेनेशन लिख देना। नेक्स्ट, स्टॉक रियलाइज 70,500, स्टॉक से कितना रिसीव हुआ, 70,500। फिर नेक्स्ट एंट्री करोगे, 5th एंट्री थी 6, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 70,500। तो रियलाइज फ्रॉम स्टॉक, नरेशन लिख देना। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश, किससे रिसीव हो रहा है, स्टॉक से, 70,500, 70,500 ये रिसीव हो गया। आगे चलना, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री ये हो गई। उसके बाद आप सुनना, आपको मैंने कुछ लेक्चर पहले बताया था कि कई बार हम डिसोल्यूशन के काम के लिए पार्टनर को अपॉइंट करते हैं और इस काम के लिए हम पार्टनर को कमीशन देते हैं। इस काम के लिए हम पार्टनर को क्या देते हैं, कमीशन। तो कमीशन देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। डिसोल्यूशन का काम बी देख रहा है, उस काम के लिए मैं उसे कमीशन दे रही हूँ, रियलाइजेशन टू बीज कैपिटल। लेकिन कई बार कुछ खर्चे बाहर के होते हैं, अगर हम बाहर की पेमेंट कर रहे हैं तो खर्चे के लिए तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, लेकिन बाहर वाले को हम कैश देते हैं तो टू कैश आ जाएगा, टू बैंक आ जाएगा। तो दो एंट्री होती है, बाहर वाले को पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक, ये पार्टनर को देते हैं तो रियलाइजेशन टू बीज कैपिटल। अब सुनना, कई बार हम बी को अपॉइंट करते हैं कि हम तुम्हें कमीशन देंगे, लेकिन जो एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे, मतलब जो बाहर के खर्चे होंगे, बियर बाय ई, कौन बियर करेगा, बी। बियर बाय ई का बी का मतलब है कि जो
हम तो सिर्फ उसे कमीशन देंगे, लेकिन जो और रियलाइजेशन खर्चे होंगे क्वेश्चन में वो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी बुक में उनकी क्या नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि वो खर्चे बी बियर करेगा। बी बियर करने का मतलब ये नहीं कि वो हमारी लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा है, मतलब हमने उसे इसी कंडीशन पे अपॉइंट किया कि बाहर के खर्चे वो खुद पे करे, हम उसे कमीशन देंगे। तो उस केस में हमारे को सिर्फ बी को कमीशन देने की एंट्री करनी है, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं करनी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बी की है। क्वेश्चन में लेकिन क्लियर लिखा होना चाहिए इसके लिए कि जो एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, मतलब बाहर के एक्सपेंसेस हैं, वो बी बियर करेगा। तो इस केस में बाहर वाले खर्चों की हमारी बुक में एंट्री नहीं होगी। तो लास्ट वाली लाइन में यही है, बी एग्री टू बियर द ऑल द एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बी सारे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बियर करेगा, मतलब मेरे पास जो क्वेश्चन में रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं वो बियर करेगा, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी बुक में उन खर्चों की एंट्री नहीं होगी। लेकिन इसके लिए मुझे बी को कमीशन तो देना पड़ेगा। देखो, फॉर दिस सर्विस बी इज अलाउड 500, इसके लिए हमें बी को कितने देने हैं, 500, तो हम ये बी को कमीशन दे रहे हैं। तो बताओ, बी को कमीशन देना मेरे लिए एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस को डेबिट नहीं करते, रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे इसके डेबिट में जाते हैं। बी को कैश नहीं देंगे, इसके अकाउंट में डालेंगे 500, ठीक है। तो कमीशन गिवन टू बी, नरेशन लिख लेना, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन के डेबिट में, टू बी कैपिटल 500, बी को हमने कमीशन दिया उसकी सर्विस के लिए, और बी के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 500 कमीशन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एक्चुअल रियलाइजेशन, एक्चुअल एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन 1000, और यहां अगर मेरी लाइन खत्म हो जाती तो मेरी बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बी बियर करेगा, तो मेरी बुक में इन खर्चों की एंट्री नहीं होगी। लेकिन उसने एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखी है, वर पेड बाय बी, किसने पे किए, बी ने। बच्चे करने भी तो बी ने थे, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थी कि मैं कहूँ बी ने पे किया मैं उसको पैसे दूँ। क्वेश्चन में क्लियर लिखा था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर बाय ए, बी, कौन बियर करेगा, बी, और पे भी किसने किया, बी ने। तो हमारी बुक में इस खर्चों की क्या नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर था कि ये बी ने बियर करने हैं, ठीक है। तो हमारी बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी। तो पूरा सम खत्म हो गया। पूरा सम करने के बाद हम अपनी आउटसाइड लायबिलिटी चेक करते हैं। आउटसाइड लायबिलिटी में सिर्फ है क्रेडिटर्स। तो बताओ, क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, यस, क्रेडिटर की पेमेंट के लिए बिल्डिंग चली गई थी, ठीक है। तो पूरा सम करने के बाद हम क्लोज करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को, ठीक है। किसको क्लोज करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। क्लोज करो, ये वाला साइड ज्यादा है इस टाइम, ठीक है। ये है 5,70,500, 5,70,500 में से इतना पोर्शन लेस कर दो, तो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है 1,41,750। ये प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ये वाला साइड ज्यादा है, ये लॉस निकल के आया है। तो बताओ लॉस पे किसका राइट है, पार्टनर का। तो लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी किस रेशो में बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, तो 3:2 में बांटेंगे 85,050 एंड 56,700। आप बताओ, आप कहो कि इस क्वेश्चन में तो मैम एंट्री पूछी थी, आपने रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया, सिर्फ इसके लिए। आपको बताइए ये जो लॉस निकला है इसकी एंट्री होती है क्योंकि लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब लॉस ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज। लास्ट एंट्री, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन से अकाउंट का लॉस है, रियलाइजेशन अकाउंट का, ठीक है। 1,41,750, 85,050 एंड 56,000 बचे, 700 था ये एंट्री हो गई। इस एंट्री के लिए मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, क्योंकि रियलाइजेशन के प्रॉफिट और लॉस की एंट्री करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे पेमेंट होती है पार्टनर्स लोन की। पार्टनर्स लोन की पेमेंट के लिए असेट जा चुकी है, उसकी एंट्री हो चुकी है। अब ये एंट्री ट्रांसफर करो ए और बी के डेबिट में टू रियलाइजेशन।
85,050, 56,700, ये हो गई। अब पेमेंट होगी बच्चे पार्टनर्स कैपिटल की। आप मुझे बताओ ये अकाउंट मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ जो बैलेंस निकलेंगे उतनी हमें पार्टनर को पे करने की, एंट्री करने के लिए, ये बैलेंस एंट्री करने के लिए मुझे ये बैलेंस चाहिए थे, तभी तो मैं पे कर पाती। तो लास्ट एंट्री करने के, लास्ट की 2 एंट्री करने के लिए मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, और लास्ट की पेमेंट की एंट्री करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बैलेंस निकालो एक बारी पार्टनर्स कैपिटल का। 3 लाख, 2,05,000, 3 लाख, 2,05,000। इतने में से ये पोर्शन लेस कर दोगे, ये आ जाएगा 2,14,950, 1,43,800, ये बैलेंस आया। ठीक है, आप बताओ ये कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट, क्योंकि ये वाला साइड ज़्यादा था। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये बिजनेस की लायबिलिटी है, आज बिजनेस बंद हो रहा है, जितना भी कैपिटल का बैलेंस है इसको पे करने की एंट्री कर दो। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, डिक्रीज पे डेबिट, तो बताओ एंट्री क्या बनेगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक, तो ए और बी के डेबिट में टू बैंक। ठीक है, ये तो अकाउंट तो बन गया, लेकिन एंट्री तो करके दिखाओगे ना। तो लास्ट 9वीं एंट्री करोगे आप, क्या लास्ट एंट्री जब पास करोगे 9th, क्या एंट्री करोगे? पेमेंट की एंट्री बताना। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश, यहाँ बैंक नहीं आएगा, टू कैश आएगा। 2,14,950, 1,43,800, तो ये टोटल पेमेंट कर दी गई। ठीक है, लास्ट एंट्री होगी 2,14,950, 1,43,800, तो ये टोटल आ गया 3,58,500। फाइनल पेमेंट टू ए एंड बी। लेकिन ये लास्ट एंट्री करने के लिए मुझे ये बैलेंस चाहिए थे, जिसकी वजह से मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ा। प्लस ये प्रॉफिट की एंट्री के लिए, लॉस की एंट्री के लिए मुझे रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ा। मतलब लास्ट की 2 एंट्री करने के लिए मुझे ये बनाना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये खत्म हो गई हमारी इलस्ट्रेशन 15।